दोस्तों बात है अप्रैल 1398 ईस्वी की। उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद का शासक तैमूरलंग 1 लाख की भारी भरकम सेना लेकर भारत पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसका उद्देश्य भारत की वैभवशाली धन दौलत और वैभवशाली परंपरा को लूटना था। उसने सुन रखा था कि भारत में काफी धन दौलत है और काफी समृद्धि है। इसी का लाभ लेने के लिए, इसी का फायदा उठाने के लिए वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के साथ साथ सितंबर में वह मुल्तान के पास में पहुंचता है। मुल्तान में वह आसपास के नगरों को लूटता है और वहां के निवासियों को कत्ल करवाता है। और उसका एक ही कहना था कि पुरुषों और वृद्धों को तो कत्ल कर दिया जाए, महिलाओं को बंदी बना लिया जाए और बच्चों को बंदी बना लिया जाए, और यहाँ के कारीगर जो शिल्पी हैं उनको भी बंदी बना लिया जाए। इस तरह से वह लूटता हुआ और कत्ल करता हुआ, बंदी बनाता हुआ आगे बढ़ता है। उस समय तुगलक राजवंश का जो मुल्तान और आसपास का पंजाब का एरिया था, उसका गवर्नर था खिज्र खां। खिज्र खां तैमूर से मिल जाता है। तैमूर से मिल जाने के कारण तैमूर को आगे का रास्ता काफी आसान हो जाता है, क्योंकि तैमूर ने सिंधु, रावी और सतलज नदी को पार करके काफी आगे वह बढ़ चुका था। और आगे बढ़ने के साथ साथ ही धीरे धीरे वह उसको मंजिल नजदीक दिखाई दे रही थी, और उसमें सहायक बना खिज्र खां। खिज्र खां उसको आगे का रास्ता बताता है। आगे के रास्ता बताने के साथ साथ ही तैमूर भटनेर का दुर्ग, जो हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है, वहां पर आक्रमण करता है। वहां पर आक्रमण करने के काफी भारी भरकम सेना थी। उस समय भटनेर के दुर्ग में काफी कम सेना थी। राजपूतों ने कुछ देर के लिए तो उनका सामना किया, लेकिन वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। और उस समय जो दुर्ग के अंदर जो सेना थी उनका कत्लेआम मचाया गया तैमूर के द्वारा। वहां के निवासियों का कत्लेआम मचाया गया। जो साजो समृद्धि और जो वहां की जो संपदा थी उसको बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। और काफी समय से, काफी सदियों से संजो कर रखी गई जो धन संपदा थी उसको लूट लिया गया। और जो भी अनाज के भंडार थे जो काफी समय से इकट्ठे कर दिए थे, उन सबको लूट लिया गया। इस तरह से भटनेर के दुर्ग का सर्वनाश करके वह आगे बढ़ता है। वहां की महिलाओं को बंदी बना लेता है, वहां की बच्चों को बंदी बना लेता है, और वह दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देता है। दोस्तों, दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले तैमूर के पास लगभग 1 लाख से अधिक बंदी हो गए थे। उनमें से कुछ तो मुसलमान थे और बाकी सभी हिंदू थे। तो तैमूर के जो मंत्री थे, मंत्री मतलब तैमूर के जो अमीर थे, उन्होंने तैमूर से कहा कि इनको यहाँ पर छोड़कर नहीं जाया जा सकता और या इनको रिहा भी नहीं किया जा सकता। अगर हम इनको रिहा कर देते हैं तो ये इस्लाम के नियमों के खिलाफ होगा या युद्ध के नियमों के खिलाफ होगा। तो दोस्तों, तैमूर लिखता है कि मेरे पास इनको इस्लाम की तलवार की भेंट चढ़ाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी सारे काफिरों को इस्लाम की तलवार की भेंट चढ़ा दिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए, और जो भी मेरे आदेश का पालन करने में आनाकानी करे उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाए, और इसकी सूचना देने वालों को उनकी सारी संपत्ति दे दी जाए। जब यह आदेश गाजियों को पता चला, गाजी मतलब काफिरों को जो मौत के घाट उतारते थे उनको आदर सूचक नाम से गाजी कहा जाता था। तो जब यह गाजियों का आदेश मिला तो उन्होंने अपनी तलवार सूत ली और देखते ही देखते पल भर में उन 1 लाख बंदियों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह दोस्तों, अमानवता या कहें कि ऐसा पशुवत व्यवहार विश्व में कहीं भी अन्य देखने को नहीं मिलता है। इस तरह उन्होंने 1 लाख हिंदू बंदियों को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई की। अब दोस्तों, तारीख आती है 17 दिसंबर 1398 ईस्वी। भारतीय इतिहास का वह काला अध्याय, भारतीय इतिहास का वह काला दिन जिसने सदियों से भारत की जनता ने, दिल्ली की जनता ने सदियों से कभी कल्पना नहीं की थी। एक ऐसा क्रूर आक्रांता जिसने मानवता की धज्जियां उड़ा दी। उस समय दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने अपनी 40,000 की पैदल सेना, 10,000 अश्वारोही और 120 हाथियों की सहायता से पानीपत के पास में तैमूर की सेना का सामना किया। लेकिन तैमूर की भारी भरकम सेना और लड़ाकू योद्धाओं की वजह से नसरुद्दीन महमूद एक कमजोर शासक साबित हुआ और उसकी सेना को थोड़े से ही समय में हार का सामना करना पड़ा। वह भागकर गुजरात की तरफ भाग गया और इस प्रकार तैमूर की सेना ने दिल्ली के बाहर 17 दिसंबर की शाम को दिल्ली के बाहर अपना डेरा डाल दिया। 17 दिसंबर की शाम के बाद 17 दिसंबर की रात और 18 दिसंबर का दिन भारतीय इतिहास में कभी भी भुलाया नहीं जा सका। अगले 5 दिनों तक तैमूर ने दिल्ली की जनता का कत्लेआम मचा दिया। चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी और यमुना नदी को लाशों से पाट दिया गया था। यहाँ पर महिलाओं को बंदी बना लिया गया, बच्चों को बंदी बना लिया गया और पूरी सारी जो भी धन दौलत और संपदा थी उन सबको लूट लिया गया। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं तैमूर के इतिहास के बारे में, तैमूरलंग के इतिहास के बारे में, उसकी राजधानी, उसके शासनकाल के बारे में और आगे उसने किस तरह से भारत पर आक्रमण किया उसके बारे में। उसने दोस्तों अपनी एक आत्मकथा लिखी, तुजू के
तैमूरी, उसमें भी इसका काफी वर्णन किया गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं इनकी जीवनी के बारे में। दोस्तों उसका जन्म 1336 ईस्वी में हुआ था, जो उस समय उज्बेकिस्तान का एक शहर था, उसका नाम था शहर-ए-सब्ज, वहाँ पर हुआ था। इनके पिताजी एक लोहार थे और उनके एक छोटे से जागीरदार के रूप में हुआ करते थे, जो मंगोल शासन के अधीन आता था। दोस्तों 1369 में मंगोल वहाँ का राजा हुआ करता था। तो मंगोल राजा की मृत्यु के बाद 1369 में तैमूर समरकंद पर कब्जा कर लेता है, जो इस समय आज के समय में उज्बेकिस्तान की राजधानी, उसका नाम है समरकंद। समरकंद पर कब्जा कर लेता है। 1369 में वह वहाँ से शासन करना स्टार्ट करता है। दोस्तों तैमूरलंग पहले या इनका परिवार पहले से मुसलमान नहीं था, बाकी इन्होंने बाद में मुसलमान इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। इस्लाम धर्म कबूल करने के साथ साथ वह कट्टर इस्लाम का अनुयायी बन गया था। तो इस तरह उन्होंने 1369 ईस्वी में वह राजा बनता है। राजा बनने के साथ ही उसने अपनी यात्रा स्टार्ट करता है। वह चंगेज खान की तरह ही बहुत महत्वाकांक्षी था, विश्व विजय की भावना रखता था। चंगेज खान की तरह ही उसने अपनी सेना का गठन किया। अपनी सेना की नीतियां रणनीतियां चंगेज खान तर्ज पे ही उन्होंने स्थापित की। चंगेज खान की तरह ही वह दूर दूर तक शासन करना चाहता था। दूर दूर के देश विदेश के शहरों को अपना बनाना चाहता था। विश्व विजय की महत्वाकांक्षा रखते हुए वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के साथ साथ ही वह दूर दूर के देशों पर आक्रमण करता है। देखते ही देखते उसने 1380 से लेकर 1387 के बीच उसने खुरासान, जो आज का ईरान है, सुस्तान, किर्गिस्तान, अजरबैजान और फारस पर उसने कब्जा कर लिया था। और 1393 ईस्वी तक उसने बगदाद और मेसोपोटामिया के आसपास के क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया था। और एशिया माइनर पर भी उसने कब्जा कर लिया था। इन विजयों से प्रभावित होकर उसने दूर दूर और देशों तक और भारत पर आक्रमण करने का भी उसने निश्चय किया। लेकिन दोस्तों भारत पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उज्बेकिस्तान से भारत काफी दूरी पर पड़ता था और अमीर थे, या कहते हैं कि उनके मंत्री थे। उन्होंने कहा कि वहां पर हम आक्रमण नहीं करेंगे। उन्होंने भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया। तो तैमूर कहता है कि भारत पर आक्रमण करने की योजना उसके मन में पहले से ही थी, क्योंकि उसने भारत की वैभवशाली परंपरा, यहाँ की धन दौलत के बारे में सुन रखा था। उसका उद्देश्य केवल भारत पर धन लूटना था, बल्कि धन लूटना था, न कि उसको यहाँ पर शासन करना था। तो उसको तो जरूरी था कि भारत पर वह आक्रमण करे, लेकिन उसके मंत्री थे या उसकी जो सेना थी वो भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं थी। दोस्तों तैमूर अपनी जीवनी तुजु के तैमूरी में लिखता है, उसकी शुरुआत ही कुरान की कुछ आयतों से होती है। वह लिखता है कि ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास में लाए जाने वालों से युद्ध करो और उन पर शक्ति बरतो। भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य उसने निश्चित किया और अपने मंत्रियों, अपने अमीरों से उसने कहा। दोस्तों वह लिखता है कि हिंदुस्तान पर मेरा आक्रमण करने का उद्देश्य काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के ऊपर हमला करना है या उनके ऊपर जिहाद करना है। इससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की औरतों, हिंदुओं की दौलत और उनकी जो संपत्ति है उनको लूट कर ले जा सके। इस तरह दोस्तों अपने अमीरों और अपनी सेना को उसने एक हौसला दिया, एक इस्लाम का एक प्रचार किया, इस्लाम और जिहाद का एक प्रचार किया, जिसकी वजह से उसकी सेना खड़ी हुई। अपने धर्म को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, अपने धर्म का प्रसार करने के उद्देश्य से उसकी सेना उठ खड़ी हुई और भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुई। दोस्तों तैमूर यहाँ पर धन लूटने के उद्देश्य से आया था। उसका उद्देश्य कतई नहीं था कि मैं यहाँ पर रुककर शासन करूँ, कि यहाँ से अपना देश चलाऊं, यहाँ से अपना स्वशासन चलाऊं। तो वह यहाँ पर केवल लूटने के उद्देश्य से ही आया था। यहाँ की वैभवशाली जो परंपरा थी, यहाँ का जो धन दौलत था, अपार संपदा थी, उसको लूटने के उद्देश्य से ही वह यहाँ पर आया था। अब वह यहाँ पर दिल्ली में 15 दिनों तक गदर मचाने के बाद, कत्ल करने के बाद और यहाँ से काफी धन दौलत इकट्ठी कर ली। उसने यहाँ की औरतों को गुलाम बना लिया, बंदी बना लिया, बच्चों को बंदी बना लिया, यहाँ के जो शिल्पी थे, कारीगर थे, उनको बंदी बना लिया और वह अपने देश जाने की सोचने लगा। उसने पुरुषों और वृद्धों की हत्याएं कर दी और अपने देश की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वह उसका उद्देश्य था कि दूसरे रास्ते से वह जाया जाए, क्योंकि वह मुल्तान के रास्ते, भटनेर का दुर्ग के रास्ते से भारत आया था, लेकिन वह दूसरे रास्ते से जाना चाहता था। तो उसने 9 जनवरी 1399 को मेरठ पर चढ़ाई कर दी और मेरठ पर चढ़ाई करने के बाद वह हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार के बाद वह 16 जनवरी को कांगड़ा पहुंचा। मेरठ और कांगड़ा में भी उसने भारी कत्लेआम मचाया और काफी धन दौलत उसने इकट्ठा की और आखिरकार वह 19 मार्च 1399 को अपने वतन समरकंद, अपने वतन उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है समरकंद, वहां पर अपने वतन पहुंचता है। दोस्तों तैमूर की मौत 1405 ईस्वी में हो जाती है। 1405 उसकी मौत का कारण यह था कि भारत पर जब उसने आक्रमण किया तो एक जाट सैनिक था, उसका नाम था हरवीर सिंह जाट। हरवीर सिंह जाट ने उसकी छाती में भाला मार दिया था, जिसकी वजह से वो घाव हो गया था और घाव आगे जाकर वो काफी बड़ा विकराल रूप ले लिया था, जिसकी वजह से
1405 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है और उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में उसका मकबरा आज भी बना हुआ है। दोस्तों, इस तरह से एक क्रूर और एक विदेशी खतरनाक आक्रांता जो अमानवीय था, बिल्कुल मानवता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं, तो उसका एक अंत होता है और एक तैमूर शासन का अंत होता है। भारत में तैमूर के ही वंशज, मुगल साम्राज्य को तैमूर के ही वंशज माना जाता है। दोस्तों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।